और इसके 4 नुस्खे और थे जो कि बड़े ही विवादित भी रहे। जी जी। हाँ, आपने एक बयान सुना होगा, अम्बेडकर, जी मैम। अम्बेडकर, अम्बेडकर। इतना नाम अगर आप किसी भगवान का हाँ। लेते तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। उसके जवाब जी में मैंने जी। आपने मुझे मेरे अंदर की कवित्री को जगा दिया। तो और जी जी इसी जी। लहजे में, जी हाँ, मैम। अभी भी बड़ी नई रचना है मेरी और बड़ा लोगों को पसंद आया। तो मैं जी। चाहती हूँ कि उसके कुछ मिसरे मैं आपके दर्शकों के लिए पढ़ दूँ। ऐसी संतान है बाबा साहब की हम, मर तो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, मर तो वाह भाई। जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, लक्ष्य से पहले हरगिज मुड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये मेरी बड़ी नई रचना है और अभी मैंने रिसेंटली दिल्ली में ही पढ़ी है, वाह भाई। तो लोगों को बड़ा पसंद आया। बहुत शुक्रिया। कवित्री ना होते तो आप क्या रहते आज? अगर मैं कविता, पहले तो हम्म। मैंने, आपको तो पता ही है, इंजीनियर हूँ। वाह भाई, मतलब राजनीति में आना चाह रहे हैं बोलो आप भी। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति तो करना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनके जीवन के बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे देश में, ये भी बताता हूं। और बहुत ही खुशी की बात है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टीजीबी मीडिया के द्वारा जो है लाइव इंटरव्यू जो है प्रारंभ हो चुका है। इससे पहले हमने जो है मध्य प्रदेश से लाइव किया था, उससे पहले अमेरिका से किया था और उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश से किया था और आज हमारे बीच जो है दिल्ली से हमारे बीच हैं। और इनके स्वागत के लिए मैं जो है 2 लाइन बोलना चाहूँगा। शब्द जब समाज की आवाज़ बन जाए, कविता जब परिवर्तन का संदेश बन जाए और कलम जब संविधान की चेतना को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन जाए, तब ऐसी शख्सियत सिर्फ एक कवित्री नहीं बल्कि एक विचार बन जाती है। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे बीच मौजूद हैं बहुजन समाज की प्रख्यात कवित्री, ओजस्वी गायिका, सामाजिक चिंतक और पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वंदना सिद्धार्थ जी, जो अपनी प्रभावशाली कविताओं और गीतों के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों, भारतीय संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता और महिला सशक्तिकरण का संदेश जो है पूरे देश भर में जो है पहुंचा रही है। तो वंदना जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टीजीबी मीडिया चैनल में। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और मुझे भी बेहद खुशी हो रही है आपसे जुड़कर और आपके दर्शकों से जुड़कर। जी जी। काफ़ी दिन बाद बात हो रहा है, हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। आपने जो है परमिशन दे दिया और इंटरव्यू करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ढेर सारे बातें भी होगा मैम आपसे। जी और पहला सवाल यही रहेगा मैम आपसे, जी। आपका प्रारंभिक जीवन जानना चाहेंगे। आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं और आपका जन्म स्थली कहाँ का है? मेरी जन्म स्थली जो है वो बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही ऐतिहासिक जगह है। कुशीनगर, जो बुद्धा की जी जी। परिनिर्वाण स्थली है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मेरी बेसिक जो जी जी। शिक्षा ली है मैंने वो वहीं से ली है, अपने गांव से। यूँ कहें कि अपने विद्यालय से। मेरा विद्यालय है, पापा स्कूल चलाते हैं जूनियर हाई स्कूल तक। तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं से हुई है। जी जी। उसके बाद लखनऊ में इंजीनियरिंग, और उसके बाद दिल्ली में अभी हूँ। तो और बाकी आप देखते ही हैं कि जो समाज में वाह काम भाई। करते हैं। जी जी, मतलब आपका जो है उत्तर प्रदेश जन्म स्थली है जी मैम। जी जी। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे हम आपका, जैसे आपने शिक्षा बताया, जी। तो यहाँ तक पहुँचने में अगर आपसे मैं पूछूं कि आप अपने आदर्श प्रेरणा स्रोत गुरु किनको मानते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक पहुँचने में अगर मैं कहूँ तो कई सारे लोग हैं, लेकिन जो सबसे पहले जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी वो मेरे पापा हैं। वही मेरे
गुरु हैं, वो विद्यालय में भी वो मेरे गुरु रहे और घर पे भी मेरे गुरु रहे। मम्मी और पापा ने उस तरीके की शिक्षा दी शुरुआती दौर से ही, ताकि मैं समाज के लिए जागरूक हो जी सकूं। जी मुझे कैडर्स में लेके जाना, मुझे ऐसे सामाजिक प्रोग्राम्स में लेके जाना, मुझे बाबा साहब की जयंतियों में लेके जाना। जब दूर दूर तक कोई भी लड़की, कोई भी महिला नजर नहीं आती थी, तभी मैं प्रोग्राम्स में बैठकर सुनती थी। और कहीं ना कहीं ये उसी का असर है कि आज मैं समाज में बड़े बड़े मंच साझा करती हूँ और लोग मुझे बुलाते हैं संबोधित करने के लिए पब्लिक को। तो एक तो वो हो गए, और दूसरा ये कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब मैंने जाना और जब मैं पढ़ी, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रही, और क्योंकि जी घर जी। में भी सुनी। तो एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और दूसरा अगर मैं इस क्षेत्र में कहूँ तो कविता के क्षेत्र में तो बहुजन कवियों में मैंने आदरणीय राहुल नागपाल जी को सुना, और वहीं से मुझे लगा कि कविता ऐसे भी पढ़ी जा सकती है, और ऐसे भी कविता के माध्यम से बदलाव लाया जा सकता है। ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। तो ये एक तो ये हो गए, तो ये तीन लोग हैं जो मेरे लिए बहुत, मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे मैं हमेशा प्रेरित होती वाह भाई, बहुत सुंदर मैम। जैसे आप शिक्षा का जिक्र कर रहे थे मैम, हूँ। जी। तो अभी वर्तमान मतलब कि कहाँ तक का है पढ़ाई आपका? मैंने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। बाकी आगे मैं पढ़ाई अभी और कर रही हूँ, और बाकी समाज के कामों में मैं व्यस्त रहती हूँ, बहुत सारे देश भर में प्रोग्राम्स करती हूँ, और कुछ और भी चीज़ें सीखती रहती हूँ जी जी। जो कि समाज के लिए काम में आ सकती वाह, वाह भाई, बहुत सुंदर मैम। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे मैम, आपके परिवार में कौन कौन है? है। हाँ, परिवार में मेरे मम्मी पापा, दादी हैं, अंकल जी। आंटी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और हम 4 बहनें हैं और 1 भाई है। वाह भाई, चलो बहुत सुंदर लगा मैम जान के। जी। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुआ है आपका, जी। फिर आपने कविता और बहुजन आंदोलन का रास्ता क्यों चुना? आपकी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट क्या था, जानना चाहेंगे? अ, क्योंकि जो अपना समाज है वो बहुत जल्दी बहुत जी बड़ी-बड़ी बातें सुनना समझना नहीं चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जिस समाज में इतना ज़्यादा शोषण रहा हो, इतना ज़्यादा अत्याचार रहा हो, कि वो सिर्फ़ जीने और खाने को ही अपनी ज़िंदगी समझते हो, तो सबसे पहले कोई भी ऐसा समाज पहले अपनी रोटी की व्यवस्था करेगा, तब जाके क्रांति और समाज और ये सारी चीज़ें सोचेगा। तो बहुत भारी भरकम बातें जी समझ जी। में नहीं आती थी लोगों को। तो कविता एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी विधा है कि जो लोगों के दिलों तक सीधा पहुँचती है। बहुत ही खूबसूरत लहज़ा होता है, और अगर कविता में हम अपने विचार को, अपने शब्दों को और अपने महापुरुषों के विचारों को पिरोकर हम उन तक पहुँचाते हैं, तो ये थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, और लोग बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। और एक आसान-सा तरीका होता है लोगों तक पहुँचने का, ताकि वो तुरंत जुड़ सकें। और इसका फ़ायदा एक और है कि हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें बहुत ही कम शब्दों में हम उसे अलंकृत करके पेश करते हैं, तो वो खूबसूरत भी लगता है और समझ में भी आ वाह भाई। जाता है। तो ये तरीका इसलिए मैंने ये चुना। जी जी। वाह भाई, बहुत बहुत सुंदर। और प्रमुखता अगर देखा जाए मैम, तो सबसे मेन बिंदु आपका जो है रहता है आपकी कविताओं में, हम देखें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में रहता है और संविधान के बारे में ज़्यादा जी, रहता है। जी, 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या कारण है मैम? कारण बहुत ही सिंपल है। अगर मैं जी समझती हूँ कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर पाई, अगर मैं आज यहाँ इस मुकाम पर हूँ, इवन मैं ही नहीं, भारत की तमाम वो औरतें जो कभी सपना भी नहीं देख सकती थी कि वो चूल्हे चौके से बाहर निकल पाएंगी, तो उन तमाम औरतों में से एक मैं भी हूँ, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक जी। हाँ, दलित की बेटी इंजीनियरिंग कर पाएगी, और एक दलित की बेटी इस इंटरनेशनल लेवल पर कविताएं पढ़ेगी, और उसे कविता के क्षेत्र में आयरन लेडी का खिताब मिलेगा और तमाम ऐसे अवार्ड मिलेंगे। वाह हाँ, भाई, बहुत सुंदर। तो ये बाबा साहब की देन है कि बाबा साहब ने पहले तो हमारे अंदर स्वाभिमान जगाया, और दूसरा ये सिखाया कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो शिक्षा के बिना हमारा उद्धार नहीं है। तो मैं उनको सबसे बड़ा जी जी। फेमिनिस्ट मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि देश की तमाम जो औरतें हैं जो आज जिस स्थिति में है वो उनकी वजह से है। तो इसलिए मैं बाबा साहब की बात करती हूँ, और संविधान की बात इसलिए करती हूँ कि संविधान और बाबा साहब में दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं समझती। संविधान में बाबा साहब के विचार हैं, तो जिससे देश चल रहा है सुचारू रूप से और सही बात। बहुत ही अच्छे रूप से, तो इसलिए संविधान की बात मैं करती हूँ
क्योंकि संविधान समानता, बराबरी, भाईचारा, बंधुत्व की बात करता है, इसलिए मैं संविधान की बात करती वाह भी बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा मैम हूँ। जी आपसे। कभी कोई ऐसा घटना हुआ है मैम जो लोग आपसे प्रभावित हुए हों आपकी कविता से या आपके गीतों से, ऐसा कुछ अनुभव अगर होगा तो आप शेयर करते। जी जी, बहुत बार जब भी बहुत एक आपके शहर में एक बार मैं नागपुर में थी और मैंने 7 वाह भाई। फरवरी को माता रमाबाई के लिए एक कविता पढ़ी थी उनके जीवन संघर्ष पर। और मैं वहाँ पर वाह भाई। माइक लेके और वो कविता पढ़ते हुए मैं बहुत इमोशनल थी। और नीचे जितने लोग, जितनी औरतें बैठी थी, वो सारे लोग इमोशनल थे, सबकी आंखों में आंसू। और कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा रहा। और जब मैंने कविता खत्म की तो बड़ी देर तक सन्नाटा रहा, उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट और आंखों में आंसू और इतने सारे इमोशंस थे कि मैं खुद भी इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो वो एक मोमेंट था कविता पढ़ते पढ़ते, और मुझे पता नहीं चला और लोगों को पता नहीं चला कि कब हम अपनी कल्पनाओं में माता रमाबाई की जिंदगी का वो छोटा सा चित्रण हम देखने लगे थे। तो एक तो मोमेंट वो रहा। बहुत सारा ऐसा मोमेंट रहा कि जब मैं कविता पढ़ती हूँ तो या तो लोग जोश से नारा लगाने लगते हैं और या तो वो इमोशनल हो जाते हैं। तो ये मेरे लिए कई सारा अनुभव ऐसा रहा कि वाह मुझे भाई। खुद पे भी कभी कभी प्राउड होता है कि हाँ। वाह भी बहुत सुंदर मैम। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे मैम, आपके जो है सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर भी हैं और लाखों लोग आपको सुनते भी हैं। जी तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अधिकतर देखते हैं कि जो कई लोग सच्ची बात बोलते हैं तो विवादों में भी घिरे रहते हैं, उनको ट्रोल किया जाता है और धमकी भी आता है। तो कभी ऐसा हुआ है मैम आपके हाँ साथ? हाँ, हमेशा बहुत बार हुआ है। अभी रिसेंटली मैं एक आपको वाकया बताऊं कि मैंने मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जय भीम से क्या मतलब है आपका। तो मैंने उस बयान में ये बोल जी दिया जी था जी। कि हाँ, जय भीम हर वो व्यक्ति बोलता है जो भाईचारा, समानता, बराबरी और बंधुत्व, मानवता में विश्वास रखता है, हर वो व्यक्ति जय भीम बोलता है। सिर्फ दलित या आरक्षण वाले या वाह फिर भाई। अम्बेडकरवादी जय भीम नहीं बोलते। इस बात पे बहुत सारी वीडियो बनी और कोई तो एक लेडी है, मुझे उनका नाम नहीं याद है, वो उस पे वीडियो बनाई थी और जी हाँ, जी। मुझे बड़ा ही ट्रोल करते हुए, मजाक उड़ाते हुए इस बात को वो कह रही थी कि इसकी भी जय बोलो, उसकी भी जय बोलो। उन्हें शायद वो सेंटेंस समझ में ही नहीं आया और वो इस चीज को ट्रोल कर रही थी। तो बहुत सारे ऐसे तमाम हम्म। लोग। और आप देखिए, जैसे ही हम कुछ अच्छा करने लगते हैं तो और लोगों को, जो फॉरवर्ड लोग हैं, उन्हें हजम नहीं होता है कि कैसे किसी दलित की बेटी, कैसे कोई ऐसी लड़की आगे आके इतना अच्छा बोल रही है, इतना अच्छा कर रही है और सच बोल रही है और हमारे पास उसका जवाब नहीं है। तब लोग गालियां देते हैं, तब लोग आरक्षण वाले कहते हैं, तब लोग भीमते कहते हैं, तब लोग नीले कबूतर कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता हम्म। है, लेकिन हमारे लिए तो आसान कभी भी नहीं रहा है, ना हमारे पुरखों के लिए ना हमारे लिए। ये तो कहिए कि हमारे पुरखे हमारे लिए रास्ता बना के गए हैं, तब हम इतना बोल भी पा रहे हैं। उस दौर में बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कितना संघर्ष किया, सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया। तो ये तो आम बात है। जब उन लोगों पे कीचड़ फेंके जा सकते हैं तो आज के दौर उनके ही वंशज हैं जो हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। जी वाह भाई। और ये आपके विचारों से समझ आ सकता है मैम, आप कितने जो है विवादों में घिरे भी रहते हैं आप। जी जी अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम जी। आपसे, जैसे आप शिक्षा का बताएं हम्म, और आप दिल्ली में भी हैं, तो ये सवाल जो है बनता है, अभी वहाँ जो है आंदोलन हो रहा है, जी प्रोटेस्ट हो रहा है सीजेपी काकरोच जनता पार्टी के द्वारा, और सबसे प्रमुखता जो है मैम सोनम वांगचुक जी का जो है आज जो है 19वां दिन है। जी। तो कैसा माहौल है वहाँ का, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोटेस्ट को लेकर आपका क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ सरकार के लिए तो बड़ी ही शर्म की बात है ही, और उन तमाम लोगों के लिए भी शर्म की बात है कि एक देश का साइंटिस्ट जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है, इन्वेंट किया है, इनोवेटर है और एक बहुत अच्छे वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन आज के दौर जी। में उन्हें देश में शिक्षा के लिए भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। सरकार, मतलब इतनी तानाशाही सरकार की उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूंगी, जो लोग अभी भी अपने घरों में चुप हैं,
कि अगर वो आज नहीं निकलेंगे तो कल को अगर जी उनके बच्चों की शिक्षा पे, कल को उनके बच्चों के अधिकार छीने जाएंगे, तो क्या कल को फिर कोई सोनम वांगचुक खड़ा हो पाएगा? उनके बच्चों के अधिकार के लिए कोई लड़ पाएगा अगर आज ये इस आंदोलन की हार हो जाती है? तो सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है, अभी तक बात करने भी नहीं आई। लेकिन अभी जो माहौल में देख रही हूँ, तमाम जैसे कि डिम्पल यादव, आदरणीय केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद, रावण, और भी तमाम ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े जी यूट्यूबर्स और स्वरा भास्कर, ऐसे तमाम सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंग रही है, वो बात करने नहीं आई। शायद उनको पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट नहीं चाहिए, शायद उनको सिर्फ अंधभक्त चाहिए जो उनको वोट कर सके। तो इसलिए उन्हें अभी कोई असर नहीं पड़ रहा है कि हमें एक बार बात तो करनी चाहिए। इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से इस सरकार में हम देख रहे हैं। दिन रात वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी जी भूखे हैं, और एक देश का साइंटिस्ट इस हालत में आ गया है, इतनी हालत उनकी बिगड़ रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो आप सोचो कि हम कैसा भारत बना रहे हैं। जी जी जी। तो ये तो आपके प्रारंभिक जीवन और विचार जान के बहुत अच्छा लगा। जी एक खास कार्यक्रम रहता है मैम, ये सवाल मैं सबसे किया हूँ, आपसे भी करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त देंगे तो। जी। जी कहिए। सवाल बहुत ही सिंपल है मैम, मैं सबसे किया हूँ ये सवाल। सवाल बस इतना है, ये जानना चाहेंगे, वंदना सिद्धार्थ जी के अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है? आपके अनुसार जीवन क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे अनुसार जीवन कई सारी चीजों से बनता है। मैं तो ये कहूंगी संघर्ष है। हमने तो संघर्ष ही करते आए जी। हैं और संघर्ष करते हुए देखा है। तो मैं तो यही कहूंगी जीवन संघर्ष है, उसके बाद सीख है। तो इन दोनों चीजों से जीवन बनता वाह। है। मैं तो यही चाहती हूँ और यही कहना वाह। चाहती जी, जी। बहुत, बहुत सुंदर विचार मैम। अच्छा, सबसे ख़ास बात मैम, आप कवित्री भी हैं, कविता लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, तो भाई हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे मैम आपसे 1-2 कविता जो आपको खुद बहुत अच्छा लगता हो। हूँ। एक्चुअली मेरी बहुत सारी कविताएं जो मैंने लिखी है वो मेरी बहुत ही फेवरेट है। मुझे कोई भी कविता ऐसी नहीं लगती है कि नहीं जी। ये कम है, क्योंकि वो सिर्फ कविता नहीं है ना। अगर सिर्फ अच्छा। कविता होती तो मुझे ये होता कि नहीं ये कम अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली जो कविताएं हैं वो एक विचार है, अ, एक कुर्बानी है, सही बात। तपस्या है। तो वो जब भी मैं पढ़ती हूँ, जब भी मैं बोलती हूँ, तो मुझे वो सारी चीजें याद आती है जो कभी हमने देखी तो नहीं है, सिर्फ पढ़ी है और सुनी है। बाबा साहब का दौर, कांशीराम साहब का दौर, सावित्रीबाई फुले का दौर। तो वो सब ना हमारी कल्पनाओं जी, में जी। एक एक चित्र सा बनता है। तो हम ऐसा लगता है कि हम हकीकत में वो सारी चीजें देख पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो मेरे दिल के जी, बहुत जी। करीब है। उनमें से एक कविता जी, ये है कि जो मैं बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल है। आ, जी, जी। हाँ, कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे वाह भाई! संविधान के लिए, और ऐसा नहीं वाह भाई! हमारी बहुत ही सुंदर। बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। तो ये वाह एक भाई! जो चार पंक्तियां थी वो देश भर में ऐसे आग की तरह फैली, और लोगों की जो प्रतिक्रिया आई उसमें मुझे ये जानने को मिला। लोगों ने कहा कि जब आपकी कविताएं हम सुनते हैं तो हमें कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है, एक जुनून पैदा होता है, एक जोश जग जाता है कि नहीं हम भी ताकतवर हैं। जी, तो जी। ये एक मेरे लिए बड़ी उपलब्धि वाह है। भाई! मतलब उनको एक जोश मिलता है, क्योंकि आपके देखा जो है जी आपकी कविता पे, और कौन-सा कविता आपके काफ़ी वायरल हुए हैं मैम, हाँ जो खुद का आपने लिखा हो? हाँ हाँ हाँ, कई सारी हैं। एक तो जो अभी जो मेरी पसंदीदा कविताओं में से जो एक है, वो मैं सुनाती हूँ तरन्नुम के साथ, जी, सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं उसे पढ़ती बिल्कुल मैम। हूँ। एज हुँ। अ कवित्री, एज अ साहित्यकार, एज अ कलमकार, मैंने ये मेरा अपने आप से वादा था कि हम जब कलम उठाऊंगी मैं, तो मैं बाबा साहब के विचारों को अपनी पंक्तियों में पिरोऊंगी, अपने महापुरुषों के संघर्षों को अपने पंक्तियों में पिरोऊंगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वाह ये भाई! कविता लिखी गई, तो मैं वो पढ़ती हूँ। ये मेरा वादा है अपनी कलम जी से मैम। जी, कि ए कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है, गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है, जाति धर्म का दर्द भरा
आभास दिलों में जिंदा है, अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। और जो इस कविता की सबसे पसंदीदा पंक्तियां हैं वो ये हैं, मैं पढ़ती हूँ जी मैम। कि हम जी जी। जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे, हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे, इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है, और नफरत के सीने पे चढ़कर सर्वनाश लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। बहुत शुक्रिया। और ये मेरी बहुत पसंदीदा कविताओं में से एक है जो मैंने अभी सुनाई। वाह भी बहुत, वाह भी बहुत 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 सुंदर। ऐसा लग रहा था कि आपको सुनते रहूं। जी जी मतलब बहुत अच्छा शैली है आपका, बहुत अच्छा लिखते भी हैं जी और बोलने का भी तरीका बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा था कि वही सुनते रहें। एक आक और सुनना चाहेंगे वो, अगर सुनाते तो आप। जी 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 बिल्कुल। मैं सुनाती हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं कि मैं तो सुनाती ही जी रहूं। जी। और बाकी जी जी, ये तो लाइव इंटरव्यू है मैम, एक आक आपसे जो है 1 to 1 मिल के भी करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप कभी जब भी दिल्ली आए तो मिलें, और वहाँ पे हम एक मैं बिल्कुल। खाती हूँ एक दूसरे के साथ, और एक अच्छा सा इंटरव्यू हम करें। जी जी, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मैम इसके लिए। बाकी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ थोड़ा सा और अच्छा पढ़ दूँ। जी मैम बिल्कुल। अ, एक कविता और है मेरी, जिसे मैं भी बहुत जी मैम। पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जी वो सुना दूँ। चार चार मिसरे हैं उसमें, दो बिल्कुल तीन बिल्कुल। पंक्तियां मैं पढ़ूंगी जी। सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए चार मिसरे समर्पित करती हूँ कि वाह। सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, और झलकारी बन के दुश्मनों का सर उड़ाएंगे। गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे, फूलन देवी के रूप वाह भाई। में गोली चलाएंगे। क्योंकि आज ये जरूरी हो गया है, मैं तमाम उन महिलाओं से कहती हूँ जी कि हम झलकारी सावित्री फूला के हम वंशज हैं, तो हमारे अंदर वही खून दौड़ रहा है, तो हमें अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। तब मैं ये सारी पंक्तियां वाह हैं मैं भाई। उनको समर्पित करती हूँ। चार मिसरे और मैं पेश करती हूँ। और इसके चार मिसरे और थे जो कि बड़े ही विवादित भी रहे। जी जी। हाँ, आपने एक बयान सुना होगा, अम्बेडकर जी मैम। अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर आप किसी भगवान का हाँ। लेते तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। उसके जवाब जी में मैंने जी जी। चार मिसरे काफी लिखे। जी जी चर्चित। जी। हाँ, जी तो जी उसके जवाब में मैंने चार मिसरे लिखे थे। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके दर्शकों को और आपके चैनल पे मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ पढूं। जी 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 कि मैम। नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे, हम भीम की औलाद वाह भाई। हैं स्कूल जाएंगे। तो ये वो चार मिसरे थे जो कभी मैंने पढ़े।
और लोगों ने बहुत पसंद भी किया। जी, जी। जी। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर मायने रखता है, काफ़ी सोच के आप बनाते हैं। जी। तो एक बनाने में लगभग कितना समय लग जाता होगा मैम? कि रैंडम आप जो आप व्यतीत करते हैं, जो आप पे बीतता है वो बनाते हैं कि कहीं से सुन के, कहीं से देख के मतलब कैसे? जब इत्मीनान से बैठती हूँ मैं और सारी चीज़ों को सोचती समझती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव क्या करने की ज़रूरत है। देखिए 3 पहलू होते हैं, एक जो हो चुका है, जी, जी। एक जो हो रहा है और एक जो होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता वाह है भाई! कि जो हो चुका है उससे तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और जो हो रहा है जी। वो भी ठीक है, लेकिन इसमें बदलाव क्या करना पड़ेगा जो आने वाले कल के लिए बेहतर साबित हो। तो आज की परिस्थिति को देखते हुए मैं कल के लिए चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे, उस पे बेसिस हो करके उस पे बेस्ड होकर के मैं कविताएं लिखती हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो कविताएं लिखती हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भड़काने का काम करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हक की बात करना, सच सच बताना और अपना इतिहास अपने समाज को बताना, अपने समाज को जागरूक करना, ये कोई बगावत नहीं है। और अगर ये बगावत है भी तो करनी चाहिए हर साथी को। मैं चाहती हूँ इसी कड़ी में, क्योंकि आपने मुझे मेरे अंदर की कवित्री को जगा दिया तो और जी, जी, इसी जी। लहजे में, जी, हाँ, अभी मैम। अभी बड़ी नई रचना है मेरी और बड़ा लोगों को पसंद आया। तो मैं चाहती जी। हूँ कि उसके कुछ मिसरे मैं आपके दर्शकों के लिए पढ़ दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जी, मैं पेश करती हूँ कि कर लो कोशिश हजारों रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम ऐसे महापुरुषों के वंशज हैं कि हम रुक ही नहीं सकते। कि कर लो सही बात। कोशिश हजारों रुकेंगे नहीं, कायरों की तरह हम छुपेंगे नहीं। ऐसी संतान है बाबा साहब की हम, मर तो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। मर तो वाह भाई! जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। लक्ष्य से पहले हरगिज मुड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये मेरी बड़ी नई रचना है और अभी मैंने रिसेंटली दिल्ली में ही पढ़ी है, वाह भाई! तो लोगों को बड़ा पसंद आया। बहुत शुक्रिया। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर है। जैसे मैं पहले भी बोला था मैम, जी। आपके शैली मतलब बहुत ही अच्छा है, लोग तभी आपको पसंद कर रहे हैं और ऐसा बोलते हैं कि सुनते भी रहें। अगला कार्यक्रम और जब भी होगा मैम ढेर सारी और बातें करेंगे आपसे। अच्छा, एक और बिल्कुल। सवाल रहेगा मैम आपसे, मैं हाँ पूछना हाँ। चाह रहा हूँ, जी। अगर आप एक कवित्री ना होते तो आप क्या रहते आज? अगर मैं कविता, पहले तो हुँ। मैंने, आपको तो पता ही है, इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अच्छा, उसके हाँ। बाद मैं कवित्री हूँ। अ, अगर मैं कवित्री नहीं होती तो मुझे बड़ा शौक था, मतलब कि मैं एक्टर बनूं, मैं एक्ट्रेस बनूं, तो शायद मैं बनती। वाह लेकिन भाई! हाँ, लेकिन अभी जो मेरी इच्छा है, अभी तो मैं कवित्री हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं कुछ समाज के लिए ऐसा करना चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले और वो अपने समाज के लिए कुछ और बेहतर करे, और वंदना सिद्धार्थ तैयार हो जो समाज के लिए थोड़ी बहुत प्रेरणा स्रोत बनने का काम करे। वाह भाई! तो जैसे आप अपने लक्ष्य के बारे में बता ही रहे थे मैम, तो मैं सवाल भी करना चाहूँगा। जी। आगे का और आपने क्या तय करके रखा है? आगे का और क्या लक्ष्य है? आने वाले 5 या 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? आने वाले 5-10 सालों में पहले तो निरंतर मैं कुछ भी बनूं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं समाज के लिए ताउम्र काम करती रहूंगी, चाहे वो 10 साल हो, चाहे मेरी जिंदगी के 20 साल हो या 40 साल हो। लेकिन मैं वो तमाम उम्र, अपनी ताउम्र मैं अपने समाज के लिए ही काम करना चाहूंगी। और उसके बाद मैं कुछ भी बन सकती हूँ, सिंगर, कवित्री, मतलब और भी बहुत सारी चीजें, इंजीनियर,
या फिर अगर मैं पॉलिटिकली कहीं एक्टिव हुई तो कभी एमपी, एमएलए, मंत्री कुछ भी बन सकती हूँ, लेकिन मैं समाज के लिए काम हमेशा करती रहूंगी। वाह भाई, मतलब राजनीति में आना चाह रहे हैं बोलो आप भी। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति तो करना ही चाहिए। राजनीति हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि राजनीति वाह सिर्फ भाई। हाँ एक प्रोफेशन वो नहीं है। राजनीति हमारी शिक्षा, हमारा हमारा हेल्थ, हमारा बहुत सारी चीजें तय करती है। हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगी, इसलिए राजनीति हमें करना चाहिए। जी, तो पार्टी, कोई पार्टी, विशेष पार्टी चुन के रखे हैं कि वो सब फ्यूचर नहीं नहीं, प्लानिंग में? अभी अभी कुछ नहीं सोचा है। अभी तो मैं बस अपने ही धुन में, कविता के ही धुन में, कविता से ही लोगों को जोड़ते हुए और जुड़ते हुए चल रही हूँ। वाह भाई, बहुत बहुत सुंदर विचार मैम। उसी से एक सवाल भी रहेगा मैम, जी जो युवा पीढ़ी है, जो नारी शक्ति हैं, जो समाज के हैं, जो समाज की भी नहीं है, मतलब सर्व सर्व समाज से हैं, जी, अगर वो आना चाहते हैं इस लाइन में, अगर वो कवित्री बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश, क्या सलाह देना चाहेंगे, जो कवित्री बनना चाहते हैं बिल्कुल उनको? बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी, मैंने कहा ना कि मैं एक वंदना सिद्धार्थ से काम नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ कि हर दूसरे तीसरे घर से एक वंदना सिद्धार्थ निकल कर आए, मेरी जैसी बेटी निकल कर आए। वाह भाई। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि बड़ी तादाद में जब जी मैं जी। मंच पे जाती हूँ और कोई लड़की, छोटी बच्ची या मतलब इवन फीमेल भी, इवन कभी बुजुर्ग औरतें भी आकर जब मेरी कविताएं पढ़ती हैं और मेरे सामने पढ़ती हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां वाह। निकल कर सामने आए, मंच पे आए। और अगर कभी भी कहीं भी परेशानी हो रही है, मंच नहीं मिल रहा है, तो मैं बैठी हूँ, मुझसे संपर्क करें। मैं आपको अपने साथ लेकर मंच दिलवाऊंगी, बस आप हिम्मत करें। वाह। जी जी जी, चलो बहुत सुंदर लगा मैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब तक आपने अपना खुद का कितना जो है कविता लिखा हुआ है? कभी गिनी तो नहीं हूँ, लेकिन कविता, गीत, नज्म अच्छा। ऐसे दो है, बहुत सारे हैं। बहुत सारी डायरियों में है, भरे पड़े हैं। मिशनरी भी है, नॉन मिशनरी में कम लिखती हूँ, क्योंकि अभी मुशायरों में मैं जाने लगी, तो वहाँ जरूरत पड़ती, कई सारे न्यूज चैनल्स में मैं वाह जाती भाई। हूँ, तो उसके लिए भी अब लिखने लगी हूँ। तो हम्म। जी बहुत है। जी जी। अच्छा, हॉबी जानना चाहेंगे हम, और क्या चीज में ज्यादा रुचि है आपको? और मैंने बताया ना, एक तो इस पे ही है, दूसरा पॉलिटिक्स में भी है, और बस दो चार वाह चीजें भाई। हैं। सामाजिक कामों में ज्यादा इंटरेस्ट है। सामाजिक कार्य हो गया, अपने इतिहास को जानना हो गया, और कविताएं लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, और ऑब्वियसली बचपन से ही आवाज थोड़ी अच्छी थी, तो सिंगिंग का शौक हमेशा से ही रहा है। तो ये भी है वाह भाई, जी। तो किनका गाना ज्यादा पसंद है? मुझे ओल्ड ओल्ड सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पुराने गीत बहुत अच्छे से, बहुत पहले से मैं सुनती हूँ। जब मेरी उम्र के बच्चे वो सारे गीत पसंद भी नहीं करते थे, जानते भी नहीं थे कि क्या है, तब से मैं वो गीत सुनती हूँ, क्योंकि पापा मेरे सुनते थे, तो उनके साथ साथ मैं भी वो सारे गीत सुनती थी। मतलब 90s के दौर किनका में, सुनते थे? 70s। मुकेश कुमार? लता जी का। मुकेश लता, जी हैं, किशोर दा हैं? हाँ अच्छा, लता हाँ, जी का। लता वाह जी भाई, का, बहुत सुंदर। किशोर दा का, और मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी। वाह भाई। जी। जी जी, तो जाते जाते दो लाइन कुछ सुनना चाहेंगे मैम, जो आपके दिल के करीब हो? मिशनरी या नॉन मिशनरी? जैसा आपको जो जो ज्यादा उचित लगे। हाँ, एक गीत है जो बड़ा ही मुझे पसंद आता है, उसकी दो लाइनें हैं। दिलीप कुमार साहब की जी। एक फिल्म है, उसने की है, मजदूर फिल्म की है। तो मैं वो दो लाइनें सुनाती जी हूँ। जी। हाँ, कि हम मेहनत बिल्कुल मैम। कश इस दुनिया से, हम मेहनत कश इस दुनिया से, जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक फूल नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक फूल नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से, जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक फूल नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक तो ये गीत है, और वाह भाई, जी बहुत 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 सुंदर मैम। बहुत शुक्रिया। और जो मैं बहुत शुरुआती जी दौर से जी। मैं सुनती हूँ, वो मतलब
लता जी का गीत है एक, मेरे नैना सावन भादो, वो मेरा बड़ा जी ही फेवरेट गीत है। तो मैं जब अकेले रहती हूँ तो मैं उसे बिल्कुल गुनगुनाती बिल्कुल। हूँ, तो जाते जाते मैं वो आपको सुना देती हूँ। हालांकि मैंने अभी तक किसी जी भी जी जी चैनल पर मैंने हिंदी गीत गाए ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आप कुछ जी। हिंदी सुनाइए, आपकी आवाज अच्छी है, तो लेकिन मैं आपके लिए मैं पेश कर चलो देती हूँ। हमारे चैनल का सौभाग्य है मैम, हमारे चैनल के दर्शकों और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी जी जी, तो मैं उसकी दो लाइनें बस गुनगुनाती जी जी मैम। हूँ। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो। थैंक यू सो मच। वाह भी बहुत बहुत सुंदर मैम, मायने रखता है भी, बहुत अच्छा गाया आपने। आ, बात करके अच्छा लगा मैम आपसे। और आज आपको जो है पूरे भारतवासी, हमारे छत्तीसगढ़ वासी, दिल्ली वासी, जी देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, जी। तो उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी उन तमाम लोगों को जो मुझे देखते और सुनते हैं और जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहें और मैं समाज के लिए कुछ बेहतर से बेहतर करती रहूँ। और मैं उन तमाम पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि बच्चों को शिक्षा तो दे ही, लेकिन सामाजिक ज्ञान भी ज़रूर दें, जी क्योंकि आने वाले कल में आप जिस तरीके से देश के हालात देख रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेने से ही काम नहीं चलेगा। उनको आप अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ना भी सिखाएं। और मैं तमाम उन महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि आप शिक्षित बनिए, जागरूक बनिए, लेकिन कलम के साथ-साथ आपको आना चाहिए कि अपने हक और हुकूक की लड़ाई कैसे लड़नी है। तो मैं उन तमाम औरतों से ये भी कहना चाहूँगी और उन तमाम बेटियों से ये कहना चाहूँगी कि आने वाले कल में समाज की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप सिर्फ़ पढ़ लिख कर और सिर्फ़ नौकरी पाकर अपनी सुख-सुविधाओं में मत लिप्त रहिएगा, क्योंकि ऐसे तमाम समाज के बच्चे हैं जिनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उन बच्चों के लिए भी सोचिएगा। जी। हाँ, अपने अपने जीवन का थोड़ा-सा समय सोसाइटी के लिए भी लगाएँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। वाह भी बहुत बहुत सुंदर विचार में, बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जी, और सबसे खास बात, इतना आज अपना कीमती समय दिए मैम, जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, शुक्रिया। जी जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे वंदना सिद्धार्थ जी, काफ़ी प्रख्यात कवित्री हैं, हमारे भारत देश के जो है जाने माने कवित्री हैं। उनके विचार आपने अभी सुना, काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद है ये इंटरव्यू आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही खास नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।